शील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, क्या बात है। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। अब एक देखिए कि कई बार होता क्या है कि हमें सोचिए कि सब कुछ वैभव मिलना था, जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो। क्या बात है। माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। वाह। लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? क्या बात है। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी? जो बोलेगी वो बोलेगी। वाह। हमारा सबसे बड़ा डर यही रहता है, भीतर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है। क्या बात है। ये मेरे जो युवा दोस्त हैं वो सब बिल्कुल अपने लिए प्रेरणा ले जी, कि भीतर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है, हर बार दिशा सुलझाएगा, ये जीवन गंगा काशी है। क्या बात है, क्या बात है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति मिश्रा आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड के साथ। जी हाँ, इस नवीन एपिसोड में आज हम जिन रचनाकार के साथ उपस्थित हुए हैं, बात कर रही हूँ संदीप द्विवेदी जी की, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूट्यूब पर आए दिन सभी को मोटिवेशन प्रदान करते रहते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से। तो आज उन्हीं से रूबरू होते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि उनकी यह काव्य यात्रा कैसे आरंभ हुई और उन्होंने इतना संघर्ष करते हुए आज यह मुकाम कैसे हासिल किया। तो मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। सर आपका धन्यवाद। तो आज हमारे श्रोता आपके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। अरे और आप, जैसा कि मैं जानती हूँ, आप एक इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग फील्ड से थे, फिर ये कविताई कैसे, कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि सर्टिफिकेट अभी भी है, इंजीनियर हूँ। बिल्कुल, तो सदैव के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रीवा क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ से आप हैं जी, जहाँ से हमारे कैमरामैन हैं जी, सभी लोग हैं जी। तो रीवा में ही रहा, रीवा में स्कूली शिक्षा हुई सरस्वती विद्यालय नालानगर से। अच्छा। और इसके बाद फिर बीटेक किया UIT-RGPV से जी जी। तो ये कहीं ना कहीं एक अपना जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो यही रहा। अच्छा। हाँ, ये बात अलग है कि हाँ, फिर धीरे धीरे कविताओं में रुझान था। अच्छा। आप ये कह सकती हैं कि इंजीनियर बाद में कह सकती हैं, हाँ। एक लेखन में रुचि वाला व्यक्ति पहले कह सकते हैं। क्या बात है। ये रुचि कह सकता हूँ, क्योंकि एक कहना चाहिए कि जब आप साहित्य में घुसते हैं तो आप एक कवि को नहीं कहना चाहिए कि मैं कवि हूँ, मेरे ख्याल से मुझे वो कहना चाहिए एक साहित्य प्रेमी हूँ और साहित्य से जो कुछ भाव ख्याल आते हैं उनको उतारते रहता हूँ। वास्तव में किसी ने कहा भी था कि जो रचनाकार होते हैं वो बनाए नहीं जाते। अरे वाह, क्या बात कही। तो ये यथार्थ है। तो मेरी लेखन में रुचि रही और पढ़ने में रुचि रही, स्कूल से हिंदी विषय से लगाव रहा। लेकिन कई बार होता क्या है कि आप जिस परिवेश से आते हैं तो वहां पर कई बार आपको माहौल नहीं मिलता और जो एक प्रवाह चलता रहता है तो कहीं ना कहीं उसका अंतर पड़ता है और जो प्रवाह में आप आते हैं तो सीधे यात्रा आगे बढ़ जाती है। इस तरह से बीटेक किया। बीटेक करने के बाद जॉब करने के बाद ये लगता रहा साथ में कि कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, तो वो मैं यात्रा जारी रखता था। हाँ। और कहते कि जब आप किसी काम को करने लगते हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल ढलने लगती हैं। तो इस तरह का माहौल मिला और अच्छे लोगों का सानिध्य मिला और कुछ लिख करके मैंने किसी को सुनाया। हाँ। तो किसी ने कह दिया भाई बहुत अच्छा है। क्या बात है। कुछ लिखा तो जिस भाव से कविता लिखी होगी, जिस भाव से कोई चीज कही होगी, उनका ये लगा कि ये मेरी बात है। तो इस तरह से एक प्रेरणा मिलती रही और इस प्रेरणा ने इतनी बड़ी यात्रा तय करा दी कि मैं एस्पिरेंट रहा हूँ, तैयारी करता रहा। अच्छा। ये अलग बात है कि इस 32 साल की यात्रा में मैं उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन जो भीतर का एक भाव है, तो जो कुछ पीड़ा होती थी, जो कुछ होता था, तो उसको पन्ने पे उतारता था। वाह। मुझे लगा कि प्रभु श्री राम के जीवन से हम स्तुति है उनके अपना, क्यों ना उनकी लीलाओं से, उनके जीवन में जिस तरीके से उन्होंने त्याग किया, क्यों ना उससे हम एक प्रेरणा लें, ऐसा कुछ लिखा जाए। हाँ। सीधे तौर पे आप जरूरी नहीं कि आप इसी धर्म से जो राम को मानते हैं उस धर्म की ओर हो,
बिल्कुल। आप किसी भी समुदाय के हों, सबके लिए राम किस तरह से प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, मैंने बस अपनी रचना में ये कहने का प्रयास किया क्रांति जी। जी। अब आप अगला सवाल ये रहेगा आपका कि मुझे कविता सुननी है। मुझे पता है, तो मैं आपको कविता सुनाता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मुझे बहुत कम अपनी कविताएं याद रह पाती हैं। हाँ। क्योंकि प्रसारण करने का, प्रस्तुत करने का ज्यादा मौका मिलता नहीं। YouTube है और कभी कभार जब कहीं किसी विद्यालय कॉलेज में जाना हुआ तो जैसी परिस्थितियां रही तो मिल गया। तो ये कविता लेकिन ये है कि पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो गई। क्या बात है। इसको मैं हर ढंग से सुना सकता हूँ। दूसरी चीज, ये जो मैंने आपने कहा कि राष्ट्रपति से सम्मानित हुई, राष्ट्रपति जी के सामने पढ़ी गई। अच्छा। हाँ, आरव शर्मा लड़का है आपके उत्तराखंड का। अच्छा। उसने क्या करा कि 22,000 बच्चों में उसकी जो प्रस्तुति रही कविता की, वो प्रथम आई। क्या बात है। इसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी के सामने उसे गंगा घाट के किनारे प्रस्तुत किया गया। क्या बात है। और बड़ा अच्छा ये मेरे लिए स्नेह हुआ कि मैं तो महामहिम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी कोई रचना किसी एक बच्चे, किसी नौपल्लव के माध्यम से पहुंच गई। ये मेरे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। बिल्कुल यथार्थ। बस वही रचना मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। जी। और वो यथार्थ को दर्शाती है, जीवन के संघर्ष को दर्शाती है। बस वही रचना। मुझे लगता है कि हम प्रभु श्री राम के जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं। बिल्कुल। मैंने उसको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करी थी कि स्तुति तो ठीक है, लेकिन हम प्रभु श्री राम, यानी आपको किसी धर्म पर न जाइएगा, किसी समुदाय पे, एक प्रभु श्री राम का चरित्र आपको कितना प्रेरित कर सकता है। यदि आप उस पर भाव रखें तो आप कभी भी जीवन में हारेंगे नहीं। जी। तो उनकी रचना से मैंने प्रभु श्री राम का परिचय शुरुआत में दिया कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। क्या बात है। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। क्या बात है। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। अब एक देखिए कि कई बार होता क्या है कि हमें सोचिए कि सब कुछ वैभव मिलने वाला हो, एक तरह से हमारा कहीं सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन अगले दिन आपको ये पता चले कि पिताजी के नाम में डिफरेंस था, वो आप नहीं थे, कोई और था। कैसा लगेगा सोचिए। यथार्थ है। लेकिन वहां पर देखिए कि राजकुमार राम राजा राम बनने वाले थे और एक परिस्थिति ऐसी बनी, एक रात में ही कि अब उनको राजा नहीं होना था। कैसी मनास्थिति होती है। बिल्कुल सामान्य। तो मैंने लिखा कि कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। वाह। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना। क्या बात है। क्या बात। जो उनकी उम्र है, उस उम्र में तो हमें वैभव, सत्ता, इन सब से कितना प्रेम होता है। अद्भुत। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। क्या बात है। पिता के वचन की रक्षा करनी थी, कुल के मर्यादा की रक्षा करनी थी, और माँ कैकेयी का आदेश, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, प्रश्न है, इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे। वाह। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। फिर आता है कि जब राजकुमार राम वन के लिए निकल रहे थे तो कहते हैं कि सारी प्रजा पीछे पड़ जाती है, नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। लक्ष्मण ने तो पता नहीं कितना क्या कुछ कहा उन्होंने। बिल्कुल। और इस तरीके से, और सबकी इच्छा थी कि राजकुमार राम ही राजा बने, लेकिन प्रभु श्री राम का उद्देश्य तो कुछ दूसरा था। वास्तव में कुछ बड़ा एक उद्देश्य था उनका। तो प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। क्या बात है। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, सही है, धर्म ही था छोड़ देता। क्या बात है। पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, एक क्षण में हम कुछ होने वाले हों और कुछ हो जाए। क्या बात। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। वाह। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। क्रांति जी, राम का एक अर्थ और मैं मानता हूँ, विद्वानों से सुना है, संतों के भाव से सुना है, समझा है कि राम का अर्थ है सरल। यदि आपके भीतर राम के चरित्र में कुछ जो ऊपर से दिखने वाली चीज है, जो सतही आप देख पाए, जो राम को मानता है, उनसे आस्था विश्वास रखता है, तो उसके स्वभाव में जो पहला आपको दिखेगा वो उसकी सरलता दिखेगी। वास्तव में राम में एक वो जो भाव है, वो आपको कहता है कि आप उस यात्रा में हैं। बिल्कुल। जब वो केवट के पास जाते हैं तो केवट कितना उलझता है,
कहता है कि आप जब तक पांव नहीं धुलवाएंगे तब तक हम आपको नाव में न बिठाएंगे। आप देख लीजिए जैसा भी हो आपका। और भगवान क्या कहते हैं, अरे केवट जाने दो, केवट जाने दो। एक इशारा करते, मैं बार बार कहता हूँ, एक इशारा करते 10 लोग थे, नाव तोड़ के बाहर फेंक दी जाती वास्तव में। लेकिन वो जान रहा था कि वो याचना किससे कर रहा था, वास्तव में वो जान रहा था कि वो बात किससे कर रहा था। बिल्कुल। पर उनकी सरलता, क्योंकि जानते थे कि जो मैं जिस व्यक्ति से मैं ये कर रहा हूँ, ये दृष्टता कर रहा हूँ, इस तरीके से बात करने की क्षमता रख रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति राम, उसमें वात्सल्य भाव है। वास्तव में एक राजा के लिए गुण है, उसकी जो प्रजा होती है उसके साथ उसका वात्सल्य भाव होना चाहिए। बिल्कुल। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। क्या बात है, वाह, कितना भाव देखिए। यथार्थ। हाँ, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। वाह, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, सब अस्त व्यस्त हो, हमारा एक टूथपेस्ट अगर सुबह सुबह नहीं मिलता तो हम पूरे दिन अपने आगे आने वाले हर एक काम को इधर उधर कर देते हैं। और वहां पे जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सरल कब तक रह सकोगे? वास्तव में बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो? यदि राम। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में? है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में? सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में? क्या बात। कुटी जब सुनी पड़ी थी, 2 भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर प्रश्न है, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो? वो धैर्य ही तो था। रावण को मात्र 2 पता थे, 2 लाख नहीं पता थे। यथार्थ। लेकिन देखिए वो एक वहां से अगर उन्होंने वहां पे हार मान लिए होते, वहां पे रोते रह जाते, वहां पे रुक जाते, क्योंकि कदमों के निशान तो थे नहीं। ये माना जा सकता था कि कुछ भी हो सकता है, अब कहाँ मिलने वाली है, कहाँ। लेकिन जब वो ढूंढते ढूंढते गए तो कहते हैं कि जब सागर तट पे पहुंचे तो लाखों हो गए थे। 2 लोग चले थे ढूंढने के लिए। आपका बढ़ना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगली पंक्ति है कि वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था? वाह, क्या बात है। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था? किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। वाह। सारे कैरेक्टर में उसके साथ यही रहा है। बिल्कुल। क्षमा चाहूंगा, उनके साथ पूरे चरित्र में, पूरे जीवन यात्रा में उनके पास छोड़ने के अलावा कुछ विकल्प नहीं, केवल त्याग, केवल त्याग। और हमेशा मैं ये मानता हूं कि जब जीवन को अगर आपको महानता की ओर ले जाता है तो आपके त्याग ले जाता है, क्योंकि जीवन में मानव स्वभाव है पकड़ना, पाना, लेना। उसके लिए सारे युद्ध, सारे जितना कुछ भी होता है सब कुछ। लेकिन जब आप इससे ऊपर उठते हैं तो आप एक लंबी यात्रा तय करते हैं, आप उदाहरण बनते हैं, आप पूजनीय होते हैं। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ इसका मान था? किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से प्रश्न है, क्या बात। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे? वाह। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो? फिर मुझे लगा क्रांति जी कि मैं इन पे कितना भी भगवान पे लिखा जाए, प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा पे, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो तो जितनी बार लिखा जाए सागर है। तो मुझे लगा कि मैं इसका अंत ऐसे नहीं कर सकता, यहाँ पे छोड़ नहीं सकता। लेकिन मैं ये दे सकता हूँ कि इसमें बता दो कि निरंतरता खत्म नहीं हुई है। मैं क्या लिखूंगा? इतने लोग लिखने के बाद भी उसमें लिखना शेष है वास्तव में। तो मैंने बस अपने कलम को यहाँ पे विराम देना चाहा और मैंने लिखा कि व्यथा इतनी ही नहीं है, व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है। व्यथा इतनी ही नहीं है, यह कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। आज कहते हैं कि कैरियर बिगड़ जाता है। प्रभु श्री राम का भी राजा बनना, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ सीखें उनसे, युवा पीढ़ी, कि कहते हैं कि हमारा कैरियर खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ मुश्किल आ गई। राम के हाथ से राज जाना, क्या कैरियर खत्म नहीं होना है? हुआ था कैरियर, लेकिन उस कैरियर खत्म को कैसा हुआ? उन्होंने जब राज्य से निकाल दिए गए, उन्होंने वन में गए, वन से निकल करके पुनः राजा, कैरियर फिर से सेट हो गया। तो जब आपके पास परिस्थितियां इस तरीके से आ जाए कि आपको लगे कुछ नहीं बचा है, देखिएगा, मैं हमेशा ये मानता हूं कि भगवान के घर में
जो दरवाजे हैं उनमें किवाड़ नहीं लगे हैं, वो वास्तव में जो गेट्स हैं उसमें किवाड़ नहीं लगे हैं, और उसके पूरे घर में गेट ही गेट है। आप कहीं पर भी फंसते हैं, दरवाजे आपको दिखते रहेंगे। यथार्थ है। इवन जितनी आप परिस्थितियों के साथ में जाएंगे, आगे जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखेगा। आज हम सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्याएं कर लेते हैं, हमें लगता है कि रास्ता, कभी ऐसा हुआ है रास्ता ना हो? कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन यही है कि हम सब सामान्य आदमी हैं और मना स्थिति बदलती है। ऐसे समय पे अगर ऐसे चरित्र याद आ जाते हैं तो जीवन को हिम्मत मिल जाती है। वास्तव में तो फिर मैंने लिखा कि व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दें, राम वो गाथा नहीं क्या है। बात है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे? आपने ये मौका देकर के मुझे भी बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। सुनाई ये रचना, और मैं पुनः वहीं पे ले जाना चाहूंगी। आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो रीवा पर हुई। जी जी। और इंजीनियरिंग की शिक्षा यहाँ भोपाल से, भोपाल में UIT RGPV, क्या बात है, यहाँ के कॉलेज में हुई। क्या बात है। और इसके बाद फिर वही मैं आपसे बताया हूँ कि जॉब वॉब चलता रहा। जीवन में एक साधारण परिवार की जो एक होती है, घर की जो अपेक्षा भी होती है, जो सारी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से होती है कि भैया आप कहीं ये कर लिए। और दूसरा क्या है कि साहित्य में आप जब जाते हैं, कविता में कैरियर बनाने के लिए, लेखन में कैरियर बनाने के लिए, तो एक अनिश्चितता, साधारणता स्वभावतः आती है। बिल्कुल। अक्सर बड़ी चीजें मुश्किलें पैदा करती हैं थोड़ी सी, शुरुआत उनकी इतनी आसान होती नहीं है। तो एक उसमें भी रहा कि भैया घर भी थोड़ा सा देखना है, फिर सारी चीजें हैं, और कौन अपनी लड़की देता है किसी कवि लेखक को? तो ये जो साधारण से माँ बाप की एक समर्थन करें भी तो कैसे करें, उनको कुछ और भी जिम्मेदारियां निपटानी है, और वो जिम्मेदारियां जब तक हमारे नाम पे कवि लगा रहेगा तब तक बड़ा असंभव है। जी जी। तो ये इस तरह का रहा, तो जॉब वॉब चलती रही मैं जी। और इस तरीके से। लेकिन पहले जॉब कहाँ पे थी? पहले मैं महिंद्रा में था। अच्छा। महिंद्रा नागपुर में जी। इसके बाद फिर मैं खंडवा में रहा, खंडवा के बाद जगदलपुर जी। और जगदलपुर के बाद आप सबने संभाल लिया। अब बस आप सबके प्रेम में जी। मेरा भी काम चलता रहता है, और मेहनत ने, आपके संघर्ष ने मुख्य रूप से हम जहाँ पे डगमगा जाते हैं वहीं से चीजें समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल। आप बिल्कुल डटे रहे और आप बिल्कुल ये ठान चुके थे कि मुझे यही करना है। वो ऐसा क्षण कौन सा था जब आपने ये सोचा था कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना है? कोई ऐसी रात नहीं थी, कोई ऐसी डेट नहीं है, कोई ऐसा अपने पास दस्तावेज नहीं जिसमें मैं आपको ये कह सकूं कि मैं उस दिन ठाना ये ठाना। नहीं, ऐसा नहीं। ये एक रिस्पॉन्स, दोस्तों का एक रिस्पॉन्स रहा, और साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी यात्रा पे आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करती गई जी। जब लिखा तो तारीफ मिल गई, प्रशंसा किसे पसंद नहीं है, और उसके थ्रू की भाई ये अच्छा है, लेखन है, बढ़िया है, मुझे लगा शायद कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ बेहतर। दूसरा स्वांता सुखा है, मतलब मुझे अपने लेखन में ना मुझे आनंद आता था। कुछ तो करूं। आदत बुरी लग गई थी, तो उसको लिखने की एक यात्रा चलती थी कि कुछ भी लिखूं। मैं जानता हूं कि मैं कोई ऐसा कवि लेखक नहीं हूं कि जिसके लिए कोई इनाम वो हो, कोई ये हो वो हो। मैं इतना जानता हूं कि मेरा लेखन सहज रूप से जो मैं महसूस करता हूँ उसे शब्द ले लेता हूँ और बस उसे ही अपना लिखता रहता हूँ। देखिए, अभी कुछ क्षण पहले एक चर्चा हो रही थी जी, रचना वो नहीं जो क्लिष्ट हो वास्तव में, और आपकी रचना ऐसी है जो आज के युवाओं को प्रेरित करती है मुख्य रूप से। बस मैं दरअसल वही धारा मेरी रही है। यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं ये मानती हूँ व्यक्तिगत रूप से कि जब जहाँ पर बच्चों को एक मोटिवेशन चाहिए, घर से एक सहानुभूति चाहिए, वो नहीं मिल पाती, तब वो आपकी रचनाओं की तरफ जाते हैं और वहां पर जब वो पसंद कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है, वो मोटिवेट हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है अपने आप। क्रांति जी, मैं कितना अच्छा लिख रहा हूँ, कितना बुरा लिख रहा हूँ, ये तो मुझे पता नहीं। आप सबके प्रेम से, आप सबके रिस्पॉन्स से मुझे पता चलता है। बस इतना जानता हूँ कि जब कुछ ख्याल आता है, भाव आता है, जो महसूस किया उसको अपने तरीके से बेहतर रखने का प्रयास करता हूँ। और अब वो आप सब कह देते हैं कि हाँ अच्छा है, तो यात्रा चल जाती है। वास्तव में जो लेखन की प्रक्रिया है वो आपको मतलब बनी ही रही बस हो गया, है ना। और आपने पुस्तक की भी कुछ लिखी थी। बिल्कुल बिल्कुल, यही सफलता साधो। हाँ, यही सफलता साधो कविताओं का एक संकलन है जी। और अब थोड़े ही दिन में एक नए नाम से और नए ढंग से आएगी। क्या बात है। जी जी।
उसकी योजना चल रही शीघ्र ही है। हम लोगों को मिलेगी पढ़ने के लिए। शीघ्र ही मिलेगी बहुत जी। अच्छे से। जी और यही सब चीजें रही। जी। कुछ और रचनाएं? और रचनाएं चर्चा तो चलती ही रहेगी बीच बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। रचनाएं आपकी और जो आपको पसंद हो। एक मुझे याद आती है, अभी मैंने कुछ समय पहले लिखा था जी कि आप हमेशा जीते रहें ऐसा संभव नहीं है। हाँ कभी आप हारते हैं, कभी कभी आपको हार में भी खुश रहना पड़ता है। वास्तव हालांकि ये अपने आप में मुश्किल है, बिल्कुल ये जितना कहना आसान हो जाता है, लेकिन हारना तो होता है ना। बिल्कुल। मैं बातों में हो सकता है कि हम वहां पे ना कहें, कुछ भी ना कहें, लेकिन जब हार जाते हैं तो हमारे पास ये तरीका तो है कि कुछ तो कहना पड़ेगा। बिल्कुल और कुछ कहने में हम क्या ये कहेंगे कि हाँ हार गए हो तो हार ही रहो, ऐसे ही पड़े रहो। हम उठने की बात करेंगे। कोई अगर गिर गया है तो उसे उठाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, बिल्कुल। उसके ऊपर मिट्टी डालने की, गाड़ देने की नहीं। यथार्थ। तो मैंने उसमें लिखा कि बेमन भी रहना होता है। बेमन भी रहना होता है। तो इसको शुरुआत ऐसे की कि कठिन समय धीरे छटता है, धीरज भी मन से हटता है, लेकिन रोना कहाँ सही है, पाना खोना कहाँ नहीं है, क्या बात है। हंसकर सब सहना होता है। हाँ बेमन भी रहना रहना है। होता है। कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हूँ कहना होता है। क्या बात। बेमन भी रहना होता है। वाह। मेहनत भी हारा करती है। कई बार होता है कि आप कर रहे हैं परिश्रम और आपके सामने ये है कि मेहनत करो जीतोगे ही। कई बार परिस्थितियां हो गई तो हो गई, बिल्कुल। ना तो हम भगवान है ना आप हैं, ना किस्मत के पेपर हमारे पास है, क्या कैसा होगा, नहीं तो हम करते ही क्यों। तो कई बार हार जाते हैं, कई बार उस तरह से नहीं हो पाते। तो मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है। क्या बात है। मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है। कभी कभी बादल की बदली सूरज पर छाया करती क्या है। बात है। हाँ कभी कभी बादल सूरज को हरा नहीं सकता, बिल्कुल। लेकिन अभी देखिए हमारा एक ये छांव जो बनी हुई है बादल से बनी हुई है। बिल्कुल। कई बार तो मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है। कभी कभी बादल की बदली सूरज पर छाया करती है, लेकिन नहीं निराशा रखते, नहीं स्वयं को प्यासा रखते। हारा भी रहना होता है, हंसकर सब सहना होता है। कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हूँ कहना होता है। क्या बात है। वाह वाह। एक प्रश्न था जो आप जब कविता पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि पूछ लेना चाहिए जी। वैसे तो प्रायः कवि जो होते हैं परकाया प्रवेश होते हैं, पर कहीं ना कहीं एक वास्तविकता होती है अपने जीवन की भी थोड़ी सी, जो कविताओं से जुड़ी होती है। जी जी। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में एक प्रश्न आया कि आपके घर का जो सपोर्ट था वो कैसा था, सहयोग जो कविताओं के प्रति था वो कैसा था? क्रांति जी, जिस जगह से आप आती हैं जी, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ आपसे कहने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और आपकी हमसे पहले भी चर्चा हुई है। जी जी। एक वैसा ही होता है कि आपने पढ़ाई कर ली है, तो पढ़ाई करने के बाद आपको कहीं ना कहीं आपको जॉब ज्वाइन करना है, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ। तो इस धारणा में, इस घर में, इस विरोधाभास के साथ में अपने आप को साबित करना अपने आप में टास्क होता है। बिल्कुल। हालांकि मैंने बेवकूफ़ी नहीं करी। मैं जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता रहा कि क्योंकि आज कविता पसंद है कल को ना पसंद होगी, तो मैंने अपनी डिग्री डिप्लोमा अपना बराबर से किया, क्योंकि वो पढ़ने से भी एक अलग अपना फायदा होता है। दूसरी चीज मैंने क्या करी कि नौकरी जरूरी थी, जिम्मेदारी समझता था मैं, तो मैं कहीं ना कहीं ज्वाइन किए रहा। और तब भी घर में ऐसी परिस्थितियां थी कि भैया कविता कहानी में कहीं ना कहीं थोड़ा रुझान ज्यादा हो जाता था। जहां पर दोस्तों का प्रमोशन जल्दी हो गया वहां पे मेरा हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरा इधर ध्यान था, मुझे आकांक्षा भी नहीं हो रही थी। बिल्कुल। तो इस यात्रा में कहीं ना कहीं ऐसा आया। फिर बाद में मैंने महिंद्रा नौकरी छोड़ दी। जॉब छोड़ना मेरे लिए, घर के वालों के लिए थोड़ा सा अपने आप में वो रहा। तो ये कहीं ना कहीं हर घर की तरह ही हमेशा ये आपको एक बार साबित करना ही पड़ता है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी साहित्यकार, जितने भी युवा मुझे सुन रहे होंगे, सबके साथ ये कहानियां मोस्ट ऑफ आती होंगी। लेकिन आप मुझसे ऐसे मोटिवेशन नहीं लीजिएगा कि हम छोड़ देंगे। अगर आपको स्नेह है, मेरे प्रति विश्वास है, तो मैं ये कहूंगा कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना करिएगा। बिल्कुल। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये धीरे धीरे आराम से आप उस ट्रैक पे आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको, हम उस ट्रैक पे पहुंच जाएंगे। इसलिए बिल्कुल खुले दिमाग से आपके अंदर ख्याल है वो हमेशा उपजेंगे। आपके पास तो कॉपी आपसे कोई छीनेगा नहीं, पेन आपसे कोई छीनेगा नहीं। रात को कहीं तो समय मिलेगा। इतना भी शोषण आज की कंपनियों में काम में नहीं होता। आप शाम को कहीं ना कहीं फ्री होंगे,
और जब आपकी रुचि है तो आप लिख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक आप नहीं सेट होते तो आप अपने आप को ऐसा पागलपन में मत डालिए। बिल्कुल समझदारी है। और फिर यदि आपको ऐसा लगता ही है कि मेरा हो ही जाना है तो फिर कोई बात ही नहीं। बिल्कुल हाँ, कोई बात ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। इसी क्रम में कुछ और रचनाएं आपकी हो जाएं। भाव वही रखूंगा जो मैंने अभी आपको सुनाई। बिल्कुल कि ऐसा कि रोने से कुछ होता है क्या। हाँ। कविता कुछ ऐसी है कि मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो। क्या बात है। माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। वाह। लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? क्या बात है। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या बात। दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी। वाह। हमारा सबसे बड़ा डर यही रहता है क्रांति जी कि हमें लोग क्या कहेंगे। यथार्थ। हाँ, और उस चक्कर में मैं कहता हूं कि ये भी आपको होना चाहिए कि हाँ लोग क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए। लेकिन जहां पर आप जान रहे हैं कि लोग गलत कह रहे हैं, अगर हमने बेहतर चुना है, अगर हमारा फूल बेचने का काम है, अगर हमारा साहित्य का काम है, तो हमें सहज रूप से समझ में आ रहा है काम अच्छा है। बिल्कुल यथार्थ है। अब अगर उसमें कोई बोले तो हमारे खुद समझदार है कि कहाँ पे आपको बगावत करनी है, और वो हमें पता चल जाता है कि हमें इसमें आनंद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद आ रहा है, और कुछ हम गलत तो कर नहीं रहे हैं। यथार्थ है। और सीखने की आदत तो जीवन भर चलती है। तो दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी। यथार्थ है। तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना। तुम जो हो तुमको मालूम है, तुम जो हो तुमको मालूम है। कहने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है, रोने से कुछ होता है। क्या बात। धन्यवाद। क्या बात। कुछ और 1-2 मिनट की रचना यदि आपका। अब बहुत सारे मौके देंगे, बहुत सारा हम दोबारा भी ये सिलसिला चलेगा। बिल्कुल। और कुछ पंक्तियों से समाप्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप ये कह रही हैं तो मैं एक कविता लिखा था, उसकी 4 पंक्तियां हैं। जी। कि भीतर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है। क्या बात है। ये मेरे जो युवा दोस्त हैं वो सब बिल्कुल अपने लिए प्रेरणा लें जी। कि भीतर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है। हर बार दिशा सुलझाएगा, ये जीवन गंगा काशी है। क्या बात है। क्या बात। कहते हैं ना कि गंगा में हम तर जाते हैं, जितनी बार जाओ पाप धुल जाते हैं। तो जीवन वही है, बार बार मौके देगा, बार बार बेहतर हो जाएंगे। आप परेशान न होइए। और बस मेरा धन्यवाद आपको क्रांति जी कि आपने इस काबिल समझा। आपका ये आरंभ अनुष्ठान जो है, बड़प्पन है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सिलसिला। और जिन लोगों से आपने परिचय कराया अपने चैनल के माध्यम से, अक्सर देखता रहता हूँ और बड़ी अच्छी पहल है आपकी। जी धन्यवाद। मैं कई बार आप मुझे ऐसे लोगों से मिलवाती हैं अपने चैनल के माध्यम से जिनको हम नहीं जानते रहते, और जिस क्षेत्र में आते हैं जब बार बार देखता हूँ मुझे लगता है अच्छा ये भी है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है आपकी। ये उद्देश्य ही है एक। आप सभी की शुभकामनाओं जो अनवरत है। बिल्कुल, प्रयास रहेगा कि आगे भी चले, हमेशा चले ईश्वर की इसी कामना के साथ। अगले एपिसोड में पुनः आपसे वार्ता जरूर रहेगी। हम सब, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि हम सब साथ में बूढ़े होने वाले लोग हैं। बिल्कुल, जब बुलाएंगे दौड़ जाएंगे, मिलते रहेंगे। तो मित्रों, आज आरंभ अनुष्ठान के इस विशेष एपिसोड में आप जिन्हें सुन रहे थे, आदरणीय संदीप द्विवेदी जी, आपने उनकी रचनाएं सुनी। मुझे लग रहा है कि आपको ये एपिसोड विशेष रूप से अच्छा लगेगा और हमारे युवाओं को ये मुख्य रूप से बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें प्रेरणाएं भी थी, मार्गदर्शन भी था और जीवन जीने के नियम भी थे। तो चलिए अगले एपिसोड में आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड के साथ हम पुनः मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्ते, प्रणाम, शुभ संध्या। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम हार।